ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम शख्सियत में। हम अपने मेहमान से बातचीत का दौर जारी रखे हुए हैं और फिर उनसे बातचीत करेंगे जहां से हमने ब्रेक पे छोड़ा था कि जुड़ने की जो बात आप कह रहे थे कि जुड़ा जाए और यहाँ के जो वीर हैं उनकी भी यादें ताजी की जाए, उनको उनसे भी जुड़ाव महसूस किया जाए, तो ये अपने आप में वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जुड़ाव बनेगा, समरसता बढ़ेगी। हाँ, इसी लाइन में मैंने कहा था कि हमारी जो पहचान है मारवाड़ी समाज की, वो पहचान एक व्यवसाय के तौर पर है, लेकिन ये पहचान गलत है क्योंकि सिर्फ मारवाड़ी समाज सिर्फ व्यवसायी नहीं है। आज राजस्थान में जो है महाराणा प्रताप जैसे वीर भी पैदा हुए थे जिन्होंने अपनी बहादुरी के लिए आज जो है सारा विश्व जिनको जानता है। तो मैंने सन 2000 में आर्टिकल लिखा था कि महाराणा प्रताप की भी जयंती मनाई जानी चाहिए, लेकिन किसी संगठन ने नहीं मनाई। लेकिन अभी मुझे खुशी हुई कि मारवाड़ी युवा मंच ने महाराणा प्रताप की जयंती मनाई अभी कुछ दिन पहले। तो ये जरूरी नहीं है कि हम कोई जो बात बोल रहे हैं उसका इंपैक्ट आज ही होगा। मैंने जो बात 10 साल पहले जो बात कही थी उसका इंपैक्ट आज हुआ। आज के युवाओं ने उस बात को समझा और उन्होंने उस चीज को माना और उन्होंने जयंती मनाई। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारा जो समाज है वो बहुमुखी समाज है। यहाँ इस समाज के लोगों ने सारे क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन दिया है। तो एक पहचान सिर्फ एक व्यवसाय की पहचान के तौर पर हम अपनी पहचान को क्यों स्थापित करना चाहते हैं? जीविकोपार्जन के लिए कोई भी समाज या कोई भी व्यक्ति जो कर्म करता है वो उस समाज की पहचान, वो कर्म उस समाज की पहचान नहीं हो सकता। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि व्यवसाय केंद्रित समाज है। हाँ। तो पहचान तो वो है, ये आप खुद भी मानते हैं इस चीज को। बहुमुखी प्रतिभाएं हो सकती हैं। हाँ। लेकिन केंद्रित जो आपने कहा, आपने व्यवसाय केंद्रित हो गया इस समाज में। मैं व्यवसाय केंद्रित हो गया कि, लेकिन मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि एक समाज की पहचान उसके जीविकोपार्जन के साधन के द्वारा नहीं हो सकती। एक समाज की, एक जाति की पहचान उसके इतिहास से होती है, उसकी संस्कृति से होती है। उसका क्या इतिहास है, उसकी क्या संस्कृति है, उसकी परंपरा क्या है। तो असम में आपसे बात करें प्रमोद जी कि अगर आप राजस्थान की संस्कृति की बात करें या जो बृहत्तर मारवाड़ी समाज यहाँ है उनकी जो अपनी लोक कथाएं हैं, सांस्कृतिक जो उनका रहन सहन है, बोलचाल है, वेशभूषा है, उसके संरक्षण के लिए, उसको बचाए रखने के लिए कहते हैं कि विविधताओं का देश है भारत। तो असम में आप किस तरह से घुलना मिलना बहुत जरूरी है। आप यहाँ रह रहे हैं, आपने कहा कि ये भी हमारे लिए माँ के समान है, लेकिन जो एक विशिष्टता है, एक पहचान है, उसको कैसे बनाए रखने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि मेरा जन्म यहाँ हुआ, मैं यहाँ पला बढ़ा, ये मातृभूमि जो है ये मेरे लिए यशोदा मैया के समान है। तो इस मातृभूमि के प्रति मेरा जो कर्तव्य है उसको मुझे पहले पालन करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इस समाज के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा और जुड़ना पड़ेगा और इस माटी के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का हमें निष्ठा के पालन करना पड़ेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो कहाँ तक ये बैठ पा रहा है? अगर समाज की बात करें कि आप राजनीति में सक्रिय हैं, अपील भी कर रहे हैं, वक्त बे वक्त आप जागरूक करने की भी कोशिश कर रहे हैं, सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कितना असर हुआ है? अगर जो आपकी अपील थी, जो आप चाह रहे हैं, जो आपका चिंतन है, उसका कितना असर पड़ा है समाज पर? नहीं, असर तो पड़ा है। देखिए, ये इंटरेक्शन की प्रक्रिया हमने सन 2000 में चालू की थी। तो उस टाइम में एक आपको हैदर हुसैन साहब भी आए थे, कनेक्शन डेका जी भी आए थे, अशरफ अली जो आज नहीं है हमारे बीच में, कॉटन कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल थे, वो भी आए थे। तो हमने उस टाइम में भी सन 2000 में भी असम में शांति हक के आलोचना चक्र मैंने चलवाया था। तो कि भाई असम में स्थायी शांति की स्थापना करने के लिए उग्रवादी संगठनों से बातचीत की जानी चाहिए। ये बात मैंने सन 2000 में कही थी और आज माननीय मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई जी के नेतृत्व में शांति प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो हमने जो बातें कही वो काम हो रहे हैं, ऐसे तो नहीं हुआ, समय लगा। तो लेकिन क्या हो जाए, जब इतिहास जब लिखा जाएगा तो इस बात को लोग जरूर पूछेंगे, क्योंकि कागज पत्रों में यह बात आई हुई है कि किसने उस वक्त क्या रोल प्ले किया। हम समाज में तो यही कर सकते हैं ना, और समाज में आप क्या कर सकते हैं कि जब क्राइसिस थी समाज में तो आपका क्या रोल था, आपने जीवन में क्या किया। आज जब कई बार जातीय संगठन ये प्रश्न उठाते हैं कि अपनी अखमत थकी हसे अपना की कंट्रीब्यूशन हसे, तो उस वक्त हम ये एक बात कह सकते हैं कि देखिए ये जो आज बातें हो रही हैं ये बातें हमने 10 साल पहले कही। तो इसका इंपैक्ट पड़ा। मुझे जातीय संगठन के कई लोगों ने मुझे बधाइयां दी कि नहीं ये बात आपने बहुत अच्छी बात कही। तो इम्पैक्ट तो पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई आप सही बात बोलेंगे और बिना किसी स्वार्थ के अगर आप समाज सेवा करेंगे, समाज के लिए कार्य करेंगे, तो लोग तो उसकी सराहना तो करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। प्रमोद जी, बड़ा मौजूद सवाल यहाँ पर है कि कांग्रेस सरकार पर एक तरह से कहिए कि फिलहाल बैकफुट पे है कि बांग्लादेश
के जमीन हस्तांतरण के समझौते पर जो बातचीत हो रही थी, उस पर कोर्ट की भी कोर्ट का भी फैसला आ चुका है कि नहीं ये गलत है, इस पर बातचीत होगी। तो एक ये पूरी तरह से विवादों में घिर गया ये मामला, विपक्ष गाहे बगाहे निशाने भी साध रही है। तो इस पर एक जिम्मेदार पार्टी के, एक जिम्मेदार प्रवक्ता के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है यहाँ, कहाँ चूक हुई है ये? देखिए, कोर्ट का अभी डिसीजन आया है, तो जो रायदान जो कोर्ट ने दी है, कोर्ट के रायदान पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके ऊपर हमारी पार्टी और सरकार बैठेगी और कोर्ट ने जो राय दी है उस पर हम समीक्षा करेंगे और उसके बाद में कोर्ट में उचित हम जवाब देंगे। ये तो हुआ कोर्ट का मामला। अब जिस तरह से आपने जो प्रश्न उठाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके टीवी के माध्यम से मैं असम के लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रोटोकॉल साइन हुआ है, समझौता साइन नहीं हुआ है। ये प्रोटोकॉल जो है ये भारत की सदन, राज्यसभा और लोकसभा में जाएगा, वहां इसको रेक्टिफाई होना पड़ेगा। ये प्रोटोकॉल बांग्लादेश की संसद में जाएगा, वहां उसको रेक्टिफाई होना पड़ेगा। रेक्टिफाई होने के बाद में ये समझौते की शक्ल अख्तियार करेगा। अब रहा बात कि कुछ संगठन इस तरह की ये बात उठाते हैं कि हमने असम की जो भूमि है वो बांग्लादेश को सौंप दी। रजनीश जी, मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि अगर पड़ोसी के साथ आपका कोई डिस्प्यूट है जो बरसों से चल रहा है, तो आप उसका कैसे निवारण करिएगा? लेन देन की भावना से ही निवारण होगा। दो पक्ष मिलकर के बैठ करके ही उस बात का समाधान करेंगे, और समाधान का लोकतंत्र में और कौन से तरीके हैं? यही तरीका है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा दल गया और बांग्लादेश सरकार से बात की, और 3600 बीघा, बड़ी मजेदार बात मैं बता रहा हूं, 3600 बीघा माटी जो बांग्लादेश के कब्जे में थी, 3600 से कुछ ज्यादा बीघा माटी हम इस प्रोटोकॉल के द्वारा असम की सीमा में लाने में सक्षम हुए हैं। तो हमने खोया क्या है? हमने खोया कुछ भी नहीं है। जो एनक्लेव्स जो जिनकी बात हो रही है, जिस पर विरोध हो रहा है, तो आपके मुताबिक सिर्फ हम लाए हैं, दिए कुछ भी नहीं। 3600 बीघा तो हम लेके आए हैं। जहां कटीले तार लगाए थे, असम गण परिषद की सरकार ने वो तार लगवाए थे, हमने तो नहीं लगाए थे। उस कटीले तार के आगे जाकर के 3600 बीघा हम लेकर के आए हैं। तो आज जो प्रश्न हमारे जो संगठन यहां उठा रहे हैं, ये प्रश्न उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं लगाए जब असम गण परिषद की सरकार थी और उन्होंने कटीले तार लगाए? तो जो कटीले तार लगने के बाद में बांग्लादेश की जो सीमा, कटीले तार जब लगे, इसका मतलब कि हमारी ये सीमा है, वो सीमा बांग्लादेश की है। तो वहां की उनकी सीमा से हम 3600 बीघा इस प्रोटोकॉल के माध्यम से असम में लाने में सक्षम हुए हैं। और इसके अलावा भी ये प्रोटोकॉल जो है ये संसद में जाएगा, वहां रेक्टिफाई होगा, इस पे बहस होगी। अगर किसी के सुझाव है, किसी के राय है, तो वहां संसद में रखा जाएगा, उस पर चिंतन होगा और उसके बाद में समझौते की प्रारंभिक स्तर पे आपके मुताबिक ये विवाद का विषय नहीं है। अब विवाद का विषय नहीं है। विवाद किस तरह? विवाद तो था, वहां विवाद था, सीमा पे तो विवाद है ही, कटीले तार लगा दिए गए। अब विवाद को सुलझाइएगा कैसे? हम जो हमारे जो पड़ोसी हैं उससे क्या हम लड़ झगड़ के रहे ना? एक अच्छे जिम्मेदार पड़ोसी के नाते उनसे मित्रवत संबंध बना करके रहे। आज बांग्लादेश से हमारे भारत सरकार के जो मित्रवत संबंध हुए हैं, उसी की वजह से आज देखिए शांति प्रक्रिया आगे बढ़ी है। आज जो बांग्लादेश में जो शरणस्थली बन गया था उग्रवादियों की, आज वहां वो स्थिति नहीं है। आज वो लोग उग्रवादियों को पकड़ के हमें दे रहे हैं। तो ये इस बांग्लादेश से हमारे अच्छे रिलेशन की वजह से हुआ था। तो अगर पड़ोसी से आप अच्छे रिलेशन नहीं रखिएगा तो फिर किस तरह से होगा? दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे जो विपक्षी दल है या जातीय संगठन है, मैं बड़े विनम्र तरीके से उनसे निवेदन करूंगा कि देखिए, किसी भी चीज की क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान है, बहुत सहज है कि ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। क्रिटिसिज्म, समालोचना लोकतंत्र में होनी चाहिए, मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन समालोचना के साथ में आप सजेशन भी रखिए ना कि ये गलत है, ये इस तरीके से होना चाहिए। सजेशन कहाँ है? अब कोरी आलोचना से काम कोरी आलोचना से कैसे काम चलेगा? अगर पॉजिटिव सजेशन आए तो सरकार वेलकम करेगी। तो मुझे इससे इतर एक बड़ा निजी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण रहो जो आप हमेशा याद करते हैं, आपको लगता है कि हाँ, हमने बहुत कुछ पाया, जो मैं चाहता था वो पाया, एक सपना पूरा हुआ, और वो आज भी आप याद करते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है, या फिर ऐसा कुछ सपना है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है?
क्या हार में क्या जीत में किंचित भी मैं भयभीत नहीं, कर्तव्य पथ पे जो भी मिले ये भी सही वो भी सही। मेरा तो कोई सपना है नहीं और जीवन में क्षण बहुत से आए। मैं एक आम इंसान हूं, जहां मैं कभी बहुत खुश भी हुआ, कभी ऐसा भी हुआ कि बहुत मायूस भी हुआ। अब पर्टिकुलर तो ऐसा कोई मोमेंट मुझे याद नहीं आता कि मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ कब और कब बहुत ज्यादा मायूस हुआ। तो ये जीवन है, इसमें ये खुशी ये गम ये दुनिया के मेले ये कभी कम ना होंगे, एकदम सही कहा, मगर अफसोस कभी है। हम ना होंगे। नहीं, ये जीवन को देखने का एक दार्शनिक नजरिया है, लेकिन हर व्यक्ति इससे गुजरता है। कुछ ऐसे क्षण होते हैं जो आपको हमेशा याद करके आपको बड़ा अच्छा लगता है, महसूस करते हैं कि हाँ ये सचमुच, जिसको बोलते हैं ट्रेजर मोमेंट, जिसको आप बचा के रखना चाहते हैं, हमेशा दिल में समा के रखना चाहते हैं, याद करते हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं याद आता? दो मोमेंट मुझे याद आते हैं। जब मैंने होमन बरुआई साहब को पुस्तकालय में बुलाया था और वहां जो मैंने बात कही, तो उन्होंने कहा कि स्वामी मोय की बात लिखी। तो मैंने सोचा कि क्या लिखेंगे ऐसा मैंने सोचा। लेकिन 2-4 दिन बाद उनका फोन आया, मेरे पिताजी ने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि स्वामी को पेपर मंगाबो और पेपर मंगाई पढ़ो मोय की बात लिखीसु। तो मैं पिताजी ने मेरे को कहा कि ऐसे ऐसे बरुआई साहब का फोन आया और उन्होंने ये कहा है। तो मैं अमर असम पेपर लेकर के आया और मैंने पढ़ा। तो उस दिन मेरी आंखें जो है वो भाव विभोर हो गई कि इतने बड़े आदमी ने मेरे बारे में इतनी बड़ी बातें लिखी हैं। तो मैं उस टाइम में कोई शब्द मेरे पास नहीं थे कि मैं उनका कैसे शुक्रिया उनका मैं अदा करूं। मैं होमेन बरुआई साहब का मैं व्यक्तिगत तौर पे ऋणी हूं। उसके बाद में 10 वर्ष बाद, ये बात 2000 की है, 10 वर्ष बाद करीब 2011 को फिर उनका एक बार फोन आया और उन्होंने मुझे मुखामुखी प्रोग्राम में भी उन्होंने मुझे बुलाया। तो वहां मेरा सोल इंटरव्यू उन्होंने। तो ये आपको लगता है ये दो जो क्षण है जो हमेशा याद करके आपको अच्छा लगता है? मुझे याद करके अच्छा लगता है कि मैंने तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि मैंने जीवन में कोई ऐसा काम किया है, लेकिन होमेन बरुआई साहब के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। प्रमोद जी, ऐसा कुछ जिसको पाने की तमन्ना थी और वो नहीं मिली, अभी भी दार्शनिक उत्तर नहीं चाहेंगे आपसे? बड़ा अब इसका क्या जवाब मैं दूं? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो पूरा नहीं हो पाया सपना, एक टीस है मन में आज भी? नहीं, कोई टीस नहीं है। पढ़ने की, करियर की, राजनीति में, कहीं भी ये नहीं, टीस मेरे मन में कोई नहीं है। मुकाम जरूर मैंने अपने जीवन में, हर आदमी मुकाम तय करता है और उन मुकामों को पाने की वो चेष्टा भी करता है। तो मैंने भी अपने जीवन में मुकाम तय किए हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने कोई मुकाम तय नहीं किए। मैंने मुकाम तय किए हैं और उन मुकामों को पाने के लिए मैं कार्य भी कर रहा हूं, नहीं कर रहा ऐसा नहीं, लेकिन टीस नहीं है मेरे मन में। क्योंकि ये चीज मुझे अध्यात्म, मैं राजनीति के अलावा मैं अपने आप को एक राजनीति व्यक्ति में मानता नहीं, क्योंकि मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूं। और अध्यात्म से मैंने एक चीज को पाया है कि अध्यात्म से मैं इस चीज को मैंने पाया, मिला है, मेरे को वहां से ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा के द्वारा मैं अपने जो कार्य है वो कार्यों को मैं करता हूं, लेकिन उन कार्य को करते वक्त मुझे ये पता है कि मैं जो पर्वत को फोड़ करके मैं रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जो बिल्कुल एक असंभव काम है। ये पर्वत लगे हुए, लेकिन मैं लगा हुआ हूं क्योंकि मुझे ऊपर वाले पे विश्वास है कि अगर मैंने सही कर्म किया है तो एक न एक दिन जरूर उसके घर में जरूर सुनवाई होगी। चलिए, हमारी ओर से भी आपको काफी शुभकामनाएं। आपकी जो मंजिल है आप तय कर पाएं और सारे कुछ जो आपने सपने सारे देखे हैं वो सब पूरे हो जाएं। धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो आए और समय दिया इसके लिए, धन्यवाद आपका। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये थे हमारे साथ असम प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता प्रमोद स्वामी जी, और एक कर्मठ समाजसेवी के तौर पर भी इनकी पहचान है। हम अगली कड़ी में अगले मेहमान, दूसरे अपने अन्य मेहमान से आपको मिलाएंगे। तब तक के लिए रजनीश को दीजिए इजाजत। উদ্যোগপতিয়ে এতিয়া শোষণ কৰিছে নেকি সংবাদ মাধ্যমক?
ধনৰ বিনিময়ত মুখ বন্ধ কৰি থয় নেকি উদ্যোগপতিয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আৰক্ষীয়েও হয় হুজুৰি কৰে এতিয়া ধনী উদ্যোগপতিৰ সাক্ষ্য প্ৰমাণ